नमस्कार। 75वें स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। लंबे समय से बच्चों की डिमांड थी कि सर फरवरी में फेसबुक पे आए थे, लाइव हुए थे, उसके बाद लाइव हुए नहीं। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं डिसाइड किया कि क्यों ना स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही लाइव हूँ। आज भारत 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और उसे सरकार ने अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया। जो स्वतंत्रता मिली हमें, आप सब वाकिफ़ हैं इस बात से कि उसके लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ी। जो उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। सुबह से ही आप लोग सुन रहे होंगे स्वतंत्रता दिवस में क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सारी बातें सुन रहे होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं इतिहास का शिक्षक हूँ और अगर बताने लगूँगा तो बहुत सारी चीज़ों को बताने की ज़रूरत हो जाएगी और फिर लगेगा कि मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ। तो मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। बस आज के लाइव होने का मतलब ये था कि चूँकि मैं एक शिक्षक हूँ, एक संस्थान को चलाता हूँ, सिविल सर्विसेज के बच्चों का कोच हूँ। लंबे समय से कोरोना के कारण संस्थान बंद चल रहा है। बच्चों में निराशा, असंतोष सब व्याप्त है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने आया हूँ कि कम से कम बच्चों के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। जो बच्चे निराश होकर के छोड़ कर के यहाँ से चले गए हैं, उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो निराश न हो। कोरोना जल्दी समाप्त होने वाला है। अभी हम लोगों ने पहले कोरोना के पहले फेज़ को देखा। सेकेंड वेव में आपने देखा कि किस तरीके से भारत में नुकसान हुआ है। शायद ही कोई ऐसा परिवार हुआ जिस परिवार के सगे संबंधी, दोस्त यार इस सेकेंड वेव में समाप्त हुए, उनका नुकसान न हुआ हो। बहुत दुखद रहा। लेकिन फिर भी इस संकट में भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तत्परता से काम किया है वह काबिल तारीफ़ है। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, न किसी पार्टी का प्रचारक हूँ, लेकिन सरकार के अच्छे कामों की सराहना करता हूँ कि निश्चित रूप से इस कोरोना संकट में भारत सरकार के द्वारा जो काम किया गया उसको विश्व स्तर पर सराहा गया है। विश्व के तमाम देशों ने इसकी सराहना की कि भारत ने इस संकट में किस तरह से बाहर निकला, इस संकट का सामना किया। तो सेकेंड वेव के कारण जो नुकसान हुआ उससे धीरे धीरे अब हम उबर रहे हैं। तीसरी लहर की भी चर्चा हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि तीसरी लहर शायद उस तरीके से ना हो पाए जैसा कि दूसरी लहर में जो स्थिति भारत की हुई थी। उसके पीछे रीज़न, चूँकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, आज ही गुलेरिया जी का स्टेटमेंट आया है कि तीसरी लहर शायद इतना कारगर ना हो पाए। उसके पीछे रीज़न ये है कि वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है भारत में। भारत सरकार को फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस विपदा की घड़ी में उन्होंने जो तत्परता से काम किया, मुफ्त में वैक्सीनेशन की व्यवस्था कराई। आज शायद पैसे से वैक्सीन लेना होता तो हो सकता था कि जितनी जनसंख्या को वैक्सीनेशन अभी हुई है उतने लोग वैक्सीनेशन नहीं हो पाती। तो इसके लिए विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूं भारत सरकार को। और जिस तेज़ी से वैक्सीनेशन हुआ, उम्मीद यही है कि शायद अब तीसरी लहर उतना कारगर न हो। तो मैं इसके पीछे नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब मेडिकल डिपार्टमेंट की बात है। आज आपने सुना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि देश के सामने दो बड़ी समस्या है या हम दो चुनौतियों से हमें सामना करना है।
एक आतंकवाद, दूसरा विस्तारवाद। सुना होगा आपने, अच्छी तरीके से सुना होगा। इसका मतलब सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि कहना क्या चाह रहे हैं, पड़ोसी देश को क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम इन दोनों चीज़ों से डटकर मुकाबला करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने जो संदेश दिया कि हमें छोटे किसानों को भी सुखी करना है। इसका मतलब ये है कि उनका ध्यान समाज के निचले तबके पर है। चूँकि हम एक शिक्षक हैं, सिविल सर्विसेज बच्चों को गाइड करते हैं, इस संदेश को मैं रिलेट करना चाहता हूँ आपकी एजुकेशन से, आपकी शिक्षा से। जिस तरीके से भारत सरकार चुनौतियों का सामना कर रही है, उससे बाहर निकलने के लिए संदेश दे रही है, हम वही संदेश यहाँ पर आपको देना चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमें छोटे किसान को सुखी बनाना है। बच्चों, मैं आपको विशेष, चूँकि फेसबुक पर लाइव हूँ, मुझे पता है कि इस फेसबुक फ्रेंड में हमारे स्टूडेंट ही केवल नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, मित्र हैं, बहुत शुभचिंतक हैं जो कि तैयारी से ऊपर उठ गए हैं, नौकरी में हैं, बिजनेस में हैं, तमाम तरह के हैं। लेकिन विशेष रूप से मैं छात्रों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि चूँकि शुरू से ही हमारा उद्देश्य समाज के ऐसे बच्चों को लेकर के चलना है जो सुविधा विहीन वर्ग हैं, जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं, उतने संसाधन नहीं हैं कि जिस संसाधन के पे वो आगे बढ़ें। जिनके पास संसाधन है उनको कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संसाधन विहीन बच्चों को लेकर के आगे बढ़ना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। बहुत सारे बच्चे इस कोरोना संकट में मैं देख रहा हूँ, नज़दीक से देख रहा हूँ, आप लोग भी जान रहे होंगे कि शहर छोड़कर गांव चले गए हैं, इसलिए कि उनके पास अब वो संसाधन नहीं रहे, न उतने पैसे हैं, न कुछ और व्यवस्था है। फादर की नौकरी चली गई, जिस परिवार में बिजनेस हो रहा था बिजनेस चौपट हो गया, तो जाहिर सी बात है कि उनके सामने एक आर्थिक समस्या आ गई और वो लोग शहर को छोड़ करके और अपने गांव चले गए हैं। आज एजुकेशन जो सेक्टर है, सबसे ज़्यादा अगर कोरोना से प्रभावित हुआ है भारत में, तो एजुकेशन सेक्टर प्रभावित हुआ है। यद्यपि सभी जितने भी बिजनेस हैं, जितने भी लोग हैं, सब परेशान हैं, सब कह रहे हैं कि हम परेशान हैं, हम परेशान हैं। लेकिन आप ज़रा ध्यान से देखिए कि लगभग 1.5 वर्ष होने वाला है। 1.5 वर्ष में ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास की शुरुआत नहीं हो पाई। 1 महीने फरवरी मार्च में कह सकते हैं थोड़ी शुरुआत हुई, लेकिन सेकेंड वेव के कारण वो भी बंद हो गया। तो आप लगभग कह सकते हैं कि 1.5 वर्ष से संस्थान बंद है। और इस 1.5 वर्ष में बच्चों ने क्या किया कि बच्चे इस 1.5 वर्ष में संसाधन के अभाव में लगभग पढ़ाई उनकी बंद है। बच्चों का हमेशा ये मैसेज आता है, एक समस्या सुनाते हैं कि सर यूट्यूब पे इतने वीडियो पड़े हुए हैं कि समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, एकदम जैसे सर पकड़ लेता है। अब इतने टीचर हो गए हैं, क्योंकि मैं भी उस टीचर जाति से बिलोंग करता हूं, मैं उस जाति की शिकायत नहीं करना चाहता हूं। इतने टीचर हो गए, इतने, जैसे आप देखिए कि यूट्यूब पे जो पढ़ाया जा रहा है, कुछ ऐसे वीडियोस मिलेंगे कि आपको लगे कि ये पढ़ाया जा रहा है कि फुहड़पन किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, पहले जो तैयारी करते थे या टीचर कराते थे, उनका एक लेवल होता था, एक स्तर होता था, उस स्तर पे जा कर के बात होती थी। लेकिन इस YouTube ने क्या किया है कि बच्चों को एकदम से दिग्भ्रमित कर दिया। जो बच्चे सामान्य परिवार से, सामान्य वर्ग से या बिलो मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनकी पहले तमन्ना होती थी, जिनके सपने होते थे कि चल कर के हम इलाहाबाद, दिल्ली में जाएंगे और सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, और अधिकांश बच्चों, वही बच्चे सिलेक्ट भी होते थे। लेकिन आज संसाधन के अभाव में वो छोड़ करके शहर घर चले गए हैं। आप ज़रा कल्पना कीजिए कि यूट्यूब पे क्लास है, मोबाइल से 1 घंटे 1.5 घंटे से अधिक क्लास लेना संभव नहीं है। फिर जो डेटा होता है, 1.5 GB डेटा डेली मिलता है, और अगर लंबी क्लास हो 2 घंटे 3 घंटे की हो तो उनका डेटा भी काम करना बंद कर देता है। और दूसरी बात, एक बात तो तय है कि
ऑफलाइन क्लास का विकल्प ऑनलाइन क्लास नहीं है। जो सिविल सर्विसेज की डिमांड है, क्लास फेस टू फेस जब टीचर क्लास में पढ़ाता है, बच्चों से इंटरेक्ट होता है, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। हम ऑनलाइन क्लास की शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम ये भी समझ रहे हैं कि अगर आगे भविष्य में समय की अगर यही डिमांड है तो उसी से काम चलाना हमारी मजबूरी हो जाएगी। लेकिन यह जो बच्चे जो कभी टेक्निकल चीज़ों को ध्यान में नहीं दिए, गांव ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जो न कभी फेसबुक यूट्यूब को उतने अच्छे से देख पाए, अगर वो बच्चे उनको अगर कहिए कि बैठ करके यूट्यूब चलाएं, ये करें वो करें, तो उनसे पॉसिबल संभव नहीं है, हो नहीं पा रहा है, क्लास नहीं पा रहे हैं। वो बच्चे जो दिन रात कमरे में बैठ करके आंख फोड़ते थे, पढ़ते थे, आज वो संसाधन के अभाव में घर में बैठे हैं। मैं ऐसे छात्रों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर जो तीसरी लहर की संभावना की बात की जा रही है, ये भी है कि शायद उसका प्रभाव कम हो, ये सब नहीं आता है, तो बहुत जल्द हम लोग फिर से ऑफलाइन क्लास में आएंगे और फिर इलाहाबाद की जो पुरानी परंपरा सिविल सर्विसेज की रही है, उस परंपरा को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यद्यपि ऑनलाइन क्लास अगर नहीं चलता तो ऑनलाइन क्लास की शुरुआत करना हमारी मजबूरी थी। बच्चे हमसे बार बार पूछते रहे, बताते रहे, लेकिन मैं उनको हमेशा ये कहते रहा कि आपकी स्वास्थ्य की चिंता और सरकारी आदेश की चिंता हमें है, दोनों है कि आपका स्वास्थ्य पहले ज़रूरी है और साथ साथ सरकार के दिशा निर्देश मिलने की भी इंतज़ार है। अगर ये दोनों मिल जाता है तो कोचिंग खोलने में हम कोई परेशानी नहीं है। हमें मालूम है कि जब लंबे समय तक कोचिंग बंद होती है तब बच्चों में असंतोष होता है। असंतोष होना स्वाभाविक है। वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भूल जाते हैं कि इसमें सरकार का गाइडलाइन आना जरूरी है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। हम लोग तो खोल के संस्थान बैठे हुए हैं, ऑफिस डेली खोलते हैं, बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सरकार की दिशा निर्देश नहीं आने के कारण आज तक कोचिंग बंद रखी। अब सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हम कोचिंग शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर वैक्सीन नहीं लिए होंगे तो कम से कम एक डोज अवश्य ले लीजिएगा। आने से पहले, कोचिंग में आने से पहले सरकार की दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना जरूरी है, एक डोज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर क्लास में परमिशन आपको नहीं मिलेगी। पहली बात। दूसरी बात ये बात कि फिर से मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो लोग भी संसाधन के अभाव में चले आए, चूंकि हम प्रारंभ से जो बच्चे पुराने होंगे उससे पूछिएगा, या जो मुझसे भी जुड़े हुए हैं उनसे भी बात कीजिएगा कि प्रारंभ से ही मेरा उद्देश्य ये रहा है कि जो बच्चे अभाव में हैं, किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी सहायता करके और उनको उस मुकाम तक हम पहुंचाएं जहां से वो सिलेक्शन पा सकते हैं। फिर से मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अगर छोड़ करके, शहर छोड़ करके घर चले गए हैं, गांव चले गए हैं, आप आइए और हम आपको फिर से उस मुकाम तक पहुंचाने में मदद करेंगे जिसकी सपने संजो करके इलाहाबाद में आए थे। प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि हमें छोटे किसानों को सुखी बनाना है। ये संदेश था ना, बात समझिए, उसको रिलेट कीजिए। छोटे किसानों की तरफ अब जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उसको रिलेट कर रहे हैं आपके एजुकेशन से कि हमें ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाना है कि जिनके सपने थे कि हम सिविल सर्वेंट बने, लेकिन आज संसाधन के अभाव में वो नहीं रह पा रहे हैं, चले गए हैं। उनको विशेष रूप से बार बार मैं फोकस कर रहा हूं कि वो लौटें, विश्वास करें अपने पुराने संस्थान पे कि जो संस्थान सबसे अधिक सिविल सर्वेंट प्रोड्यूस किया है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि भले ही आज कोई किसी का नाम ले ले, लेकिन जो भी पुराने छात्र हैं, जो भी यहाँ यूपी में चाहे अन्य जगहों पर अधिक सिविल सर्वेंट बने हैं, आप पता कर लीजिएगा कि उनका जुड़ाव किसी न किसी रूप में इस संस्थान द काउंसिल से रहा है। मैं आपको एक अनाउंसमेंट, चूँकि इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं करने वाला हूँ। मैं कोई प्रोग्राम नहीं बताऊंगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, वो प्रोग्राम आपको संस्थान में पता चलेगा। लेकिन चूंकि इधर बीच क्या था
कि बहुत सारे छोटे छोटे एग्ज़ाम थे। बच्चे, आपको पता ही है कि बच्चे जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देते हैं वो और सारे भी एग्ज़ाम्स देते हैं। तो 17-18 में जो पीजीटी का एग्ज़ाम है, उसके आगे 24 अगस्त को पेट का एग्ज़ाम है। पहले क्या था कि जो बच्चे सिविल सर्विसेज देते थे इन सारे एग्ज़ाम्स को नहीं देते थे, लेकिन अब वो दे रहे हैं। इसी कारण से हमने ये डिसाइड किया है कि 28 तारीख से 28 अगस्त से पहले टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। उसके बाद 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन हम आपसे संस्थान में मुलाकात करना चाहते हैं कि जो भी संस्थान से जुड़े छात्र हैं 5 सितंबर को 10 बजे आएँ। एक छोटा सा कार्यक्रम हम लोग करेंगे शिक्षक दिवस पर, और उसके बाद हम क्लास की शुरुआत कर देंगे। अब आपके पास ये प्रश्न होगा कि चूंकि सरकार का गाइडलाइन आ गया तो कोचिंग की शुरुआत क्यों नहीं हो रही है? तो कोचिंग की शुरुआत हो सकती थी, लेकिन हमने कहा कि 2 एग्जाम्स हैं, 24 तारीख तक बच्चे उसमें व्यस्त हैं। दूसरी समस्या ये है कि इलाहाबाद में बाढ़ की समस्या है। जो निचले हिस्से में बच्चे रहते हैं कमरे लेकर के, उनके कमरे में पानी चले गए हैं, वो अपने कमरे को छोड़कर घर चले गए या अन्यत्र चले गए। तो बच्चों की संख्या भी धीरे धीरे कम हो गई है। तो इस कारण से हम ये सोच रहे हैं कि एक मतलब 7-8-10 दिनों के बाद बच्चे लौट कर घर से वापस भी आ जाएंगे। कुछ पानी घटना अब तो शुरू हो गया है, बच्चे लौट करके आ जाते हैं। उसके बाद हम क्लास की शुरुआत करते थे। अनाउंसमेंट 2 मुख्य रूप से हम आपसे करने वाले थे कि 28 अगस्त से जो टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा था यूपीपीसी एंड यूपीएससी का, वो चलेगा। 5 सितंबर को हम आपसे 10 बजे संस्थान में मिलेंगे, हम लोगों की मुलाकात होगी, एक छोटा कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद फिर से क्लास की शुरुआत होगी। उसी दिन हम अनाउंसमेंट करेंगे कि भविष्य में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, अर्थात पहले यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा अक्टूबर में, और उसके बाद यूपीपीसी का एग्ज़ाम होगा अक्टूबर में। उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारी योजना क्या है, कार्य योजना क्या है। हमने इस बंदी में, जो कोरोना काल में जो बंद हुआ, तो बैठ के होमवर्क कर लिया। होमवर्क किया कि कैसे हम क्लास को आगे बढ़ाएं, कैसे बच्चों को संतुष्ट करें। उनके अंदर जो एक निराशा की भावना है, निराशा का भाव आ गया है, उस निराशा से कैसे बच्चों को आगे निकालें। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आप जो हताश हुए हैं, निराश हुए हैं, पहले उससे आपको बाहर निकलना होगा। जब तक आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। सफलता मिलने के लिए पहले अपने मनोबल को बढ़ाना होगा, और ये यकीन मानिए कि अगर आपका मनोबल बढ़ा तो निश्चित रूप से हम लोगों के अंदर भी वो एक नवी ऊर्जा संचार हो जाएगा, और हमें लगेगा कि जिस उद्देश्य को लेकर के हम यहाँ के काम कर रहे थे फिर से उसमें हम सफल हो रहे हैं। हम यहाँ पर स्थायी रूप से काम कर रहे हैं। 2003 से संस्थान को चला रहे हैं। 2003 से बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। पैसा कमाना हमारा सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी उद्देश्य ये है कि जिस उद्देश्य से, जिस भरोसे से बच्चे मेरे पास आए हैं, उस भरोसे पर हम खरे उतरें, हम बच्चों के विश्वास को जीतें। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर आकर के हमसे हमारे साथ चीटिंग किया गया, हमको धोखा दिया गया। अब ये तो एक संकट है, जिस संकट के कारण हम आगे क्लास नहीं करा पाए। उस संकट से हम अपने को कैसे दूर करें, ये तो आप देख रहे हैं कि संकट जो हमारे सामने कोरोना का 1.5 वर्षों से संकट चला, तो 1.5 वर्षों में के संकट को देखते हुए हमने कुछ नहीं किया। चूँकि उस संकट में देखिए, थोड़ा सा मैं देख रहा था कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं इस पर एक बताना चाहता हूँ कि उस कमेंट का अगर मैं जवाब देना शुरू करूँगा तो फिर मैं जवाब ही देते रह जाऊँगा। मैं अपनी बात बताने, बस आपकी कमेंट्स में ध्यान रख रहा हूँ। मैं देखूँगा, बाद में एक एक का जवाब मैं दे दूँगा। मैं आपको दे दूँगा, सारे बच्चों का जवाब दे दूँगा, ठीक है? आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। मैं कुछ सोच करके आया था बोलने के लिए, वो बोल रहा हूँ, और कमेंट का जवाब मैं बाद में दे दूँगा। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं कमेंट देख रहा हूँ, लेकिन मैं अभी जवाब देने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि जवाब देने लगूँगा तो फिर मैं केवल जवाब ही देते रह जाऊँगा, कुछ और काम नहीं कर पाऊँगा। तो मैं ये कह रहा था
कि 5 सितंबर को जब हम आपसे कोचिंग में मुलाकात करेंगे, ध्यान रखिएगा, उस दिन एक छोटा सा कार्यक्रम हम लोग करेंगे और उस प्रोग्राम में ही हम आगे अपनी योजना को बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं आपके लिए, कैसे कैसे क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे, किस किस क्लास को लेकर के चलेंगे, भविष्य में हम आपके लिए क्या योजना लेकर के आ रहे हैं, नवीन बैच का प्रारंभ कर रहे हैं, उस बैच की क्या योजना होगी, पुराने बैच की क्या योजना हमारे पास है, सारी चीज़ों को सब कुछ को हमने प्लान बना लिया है। आप बिल्कुल उसकी चिंता न करें। हम बिल्कुल आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो लोग भी हम पर भरोसा करते हैं, जो लोग भी संसाधन विहीन हैं, मैं दावा करूंगा, उस दावे को अगर पूरा नहीं करूंगा तो फिर आप हमको कटघरे में खड़ा कर देना। लेकिन मुझे अभी मौका मिलना चाहिए कि 1.5 वर्ष से न केवल आप परेशान हुए, हम लोग भी बहुत परेशान हुए। सिर्फ आपकी परेशानी नहीं हुई, मैं जानता हूं कि मध्यम वर्गीय जो परिवार है वहाँ पर दिक्कतें हैं, लेकिन हम लोग भी बहुत परेशान हो गए हैं। और इस 1.5 वर्ष में कोचिंग की कोई गलती नहीं रही, क्योंकि एक ऐसी आपदा थी जिसमें सब कुछ ध्वस्त हो गया। हम एक दूसरे का हमें सहयोग करना पड़ेगा। हम निश्चित रूप से जितना हो सकता है हम आपका सहयोग करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जिस भरोसे से आप हमसे जुड़े हुए हैं उस भरोसे पर हम खरे उतरें। ठीक है, तो मैं अब आगे कुछ और बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। जो बोलने वाला था, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हैं, उसका जवाब मैं दे दूँगा। फिर से इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। और फिर से मैं आपको भविष्य में होने वाली परीक्षा की जो तिथि है ध्यान में रखते हुए उससे आगे हमने अनाउंसमेंट किया है, और जब हम 5 तारीख को मिलते हैं तो फिर बाकी कार्यक्रम आपको बताते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।